शादी के बाद मेरी पत्नी हर हफ्ते अपने भाई से मिलने जाती। हमारे घर वाले जब भी उसे जाने से मना करते, वो किसी की नहीं सुनती। एक दिन मैं चुपके से उसके पीछे उसके मायके चला गया। नौकरानी ने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने छुपकर उसके भाई के कमरे में झाँका तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। यह रिश्ता बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए हम लड़की के घर वालों के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए थे। बस हमें इतना पता था कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं, बस उसका एक भाई है और वो भी शादीशुदा है। लड़की दिखने में बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए हमारी शादी रोशनी से तय हो गई। कुछ दिन बाद मेरी और रोशनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रोशनी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वो बहुत अच्छी थी। उसने आते ही हमारा पूरा घर संभाल लिया। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करती और मेरा भी बहुत ख्याल करती। हम सब रोशनी से बहुत खुश थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी आदत थी। कुछ भी हो जाए, वो हर हफ्ते अपने भाई से मिलने जरूर जाती थी, यानी कि अपने मायके जाती थी। शादी के शुरू शुरू दिनों में तो हम लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। जाना और नए रिश्तेदारों में बंधना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शादी के 3-4 महीने के बाद भी वही रूटीन रही तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा। चाहे वो कितने भी बीमार हो, चाहे घर में कोई मेहमान आए या फिर ना आए, वो मायके हर हफ्ते ज़रूर जाती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि हर हफ्ते मायके जाना अच्छी बात नहीं है, और सबसे अजीब बात तो यह थी कि अगर मैं उसके साथ जाने को कहता तो वो राजी नहीं होती। वो अपने मायके अकेले ही जाना पसंद करती थी। ये सारी बातें मेरे दिल में उधल मचा रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस हफ्ते जब वो भाई के घर जाएगी तो मैं उसके पीछे पीछे जरूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर वो करती क्या है। एक दिन उसे जाना था तो उसने सुबह ही बता दिया था कि आज मुझे जाना है। अब चूंकि वह किसी के रोकने पर रुकने वाली तो थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी और मैं ऑफिस जाने के लिए निकल गया। लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैं एक जानने वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे ऑफिस जाने के कुछ दिन बाद वो घर से निकले और ऑटो रिक्शे में बैठकर घर चली गई। मैंने अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लिया और उसी का हेलमेट पहन लिया ताकि वो पहचान न सके, और उसी के ऑटो रिक्शा का पीछा करने लगा। जब रिक्शा जाकर उसके भाई के घर के सामने रुका तो मेरा पहला शक तो खत्म हो गया कि ये अपने भाई के ही घर जाती है। वो घर के अंदर चली गई और मैं बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं अंदर गया तो उसके भाई और भाभी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि तुम इस वक्त रोशनी के पीछे क्यों आए हो, अगर आना ही था तो रोशनी के साथ आते, तो मैं इस बात पर क्या जवाब देता उन्हें। बहुत देर तक इसी बारे में सोचता रहा। आखिर कुछ सोचने विचारने के बाद मैंने उसके भाई का दरवाज़ा बजा दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसकी नौकरानी ने जब दरवाज़ा खोला और वह देखकर मुझे हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि घर में कौन कौन है, तो उसने कहा आपकी पत्नी। मैंने कहा भैया और भाभी नहीं है, तो उसने कहा नहीं, वो मुझे वहीं से वापस भेजना चाहती थी, लेकिन मैं उसे सामने से हटाकर अंदर चला गया। वो नौकरानी थी, इसलिए मुझे मना नहीं कर पाई थी। मैं जैसे ही अंदर गया मुझे एक कमरे से बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ मेरी पत्नी की यानी कि रोशनी की थी। जैसे ही मैं ज़रा सा दरवाज़ा खोल कर देखा और अंदर झाँका तो अंदर का मंजर ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया था। यह सब देखकर मुझे अपनी पत्नी पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या मेरी पत्नी इतनी गिर सकती है। यह सब देखने के बाद चला गया और नौकरानी को सख्ती से मना किया कि तुम मेरे आने का खबर किसी को यहाँ पर नहीं बताओगी। नौकरानी भी घबराई हुई थी। उसने कहा साहब क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने जैसा कहा तुम वैसा ही करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वहाँ से सीधा घर वापस आया और सोचने लगा आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरी पत्नी इस हद तक गिर गई है। बल्कि जो शक था वो यकीन में बदल गया। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। शाम को मेरी पत्नी वापस आ गई और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि वो तो आज हर रोज़ से भी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। लेकिन मेरी आँख के सामने से वो मंजर नहीं हट रहा था, इसलिए मुझे उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने तबीयत खराब होने का
बहाना बना लिया और बिस्तर पर लेट गया। वो मेरे आगे पीछे फिरती रही, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे आगे पीछे फिरती रही, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसका इस तरह मेरा और मेरे घर वालों का ख्याल रखना और ढोंगी नजर आने लगा था। कभी कभी मन में आता था कि शायद इसकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, मैं इसे छोड़ दूंगा, वो इस जिंदगी से आज़ाद होकर अपनी दुनिया में खुश हो जाएगी। फिर सोचता कि नहीं, इसकी सच्चाई तो पता चले कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। यही सब सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर गया और मेरी ज़िंदगी में एक और मुझे चौंकाने वाला खबर मिला। यह खबर अगर नॉर्मल हालात में मुझे मिला होता तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी और मुझे उस बच्चे पर शक था कि शायद यह बच्चा मेरा होगा भी कि नहीं। फिर मैंने सोचा पूरे 9 महीने अच्छे से रहता हूँ, इसे किसी भी बात का भनक नहीं लगना चाहिए कि मुझे उसकी काली करतूत का पता चल गया है। और फिर 9 महीने बाद जब बच्चा हो जाएगा तो डीएनए टेस्ट करवा कर पता कर लूँगा कि बच्चा किसका है। मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि आखिर उस दिन उस कमरे में कौन था। एक दिन जब मेरी पत्नी रोशनी मायके से घर वापस आई तो मैं उसके मायके गया। बस उसकी भाभी ही घर पर थी, नौकरानी तो वापस घर जा चुकी थी। बस उसकी भाभी घर पर थी। वहाँ बैठने के कुछ देर बाद उसका भाई आ गया। भाई एक हाथ से अपाहिज था, लेकिन अपाहिज होने के बावजूद भी उसकी रोजी रोटी के लिए नौकरी करता था। मुझे उसके भाई पर फख्र था और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को अभी तक छोड़ा नहीं था। नहीं तो उस कमरे में जो कुछ भी कर रही थी किसी भी मर्द के लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैं उसे कब का छोड़ चुका होता, लेकिन उसके भाई के बारे में सोचकर रुक जाता कि कितनी मेहनत से वो अपना घर चलाता है और उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर धूमधाम से अपनी बहन की शादी की थी। और उसकी बहन न जाने क्या क्या खेल खेल रही है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के सारे करतूतों का अच्छे तरीके से पता लगाकर सारा सच सबूत उसके सामने जाकर रख दूं, कि बाद में मुझे पछताना ना पड़े कि बिना जांच पड़ताल किए मैंने अपनी पत्नी पर सवाल उठाया है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी आंखों से देखा हुआ झूठा भी हो सकता है। धीरे धीरे वक्त गुजरा जा रहा था। मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा, क्योंकि अगर वो अच्छा होने का नाटक कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं बच्चे की वजह से उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मेरे घर वाले भी उसका बहुत ख्याल करते थे। और सोचने वाली बात यह थी कि प्रेगनेंसी के दौरान वे अपने भाई के घर जाने से चूकती नहीं थी। वो हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती और न जाने क्या क्या चक्कर था। मैं और मेरे घर वाले उसे कई बार मना कर चुके थे कि अभी इस हालत में मत जाओ, या अपने भाई से कहो कि वो आकर यहीं तुमसे मिल ले। लेकिन मेरी पत्नी रोशनी कहती, नहीं, मुझे जाना है, चाहे 1 घंटे के लिए ही जाऊं, लेकिन मुझे जाना ही है। कभी कभार जब रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते तो मुझसे कहते, आप घर चले जाएं, मैं भाई के घर जाकर हो आऊँगी। हैरत की बात यह थी कि अगर उसके घर वाले उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करते थे तो उन लोगों का कोई फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग इस हालत में उसका हाल चाल लेने आ जाते। लेकिन वो लोग हमारे घर कभी नहीं आते थे। हाँ, कभी कभार किसी मौके पर आ जाते थे। मैंने उन लोगों से इस बारे में कई बार बात की कि आप ये लोग रोशनी से मिलने क्यों नहीं आ जाया करते हैं। तो उसका भाई कहता, बेटी के घर बार बार जाना अच्छी बात नहीं है। उसके भाई की बात सुनकर मुझे हैरत होती कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, ये कितना अच्छा खानदानी कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करता है, और एक इतनी घिरी हुई अपने भाई भाभी और अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे इस बात का इंतज़ार था कि जो कुछ भी हो, मैंने अपनी पत्नी को आंखों से देखा है, यह सच नहीं है तो क्या है। क्योंकि मेरी पत्नी को देखकर किसी भी अंदाज से यह नहीं लगता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती है। वो मेरे माँ बाप के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और रहता तो यकीनन वो मेरे घर बस वक्त गुजारी ही करती। अब तो मैं उसके भाई के घर जाने पर बहुत नाराज़ होता, पर वो किसी की एक न सुनती और वहाँ से आने के बाद हम सब के साथ इस तरह पेश आती कि हम लोग
ना चाहते हुए भी अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेते। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला था। अब उसकी ज़िद थी कि यह वक्त वो अपने भाई के घर ही गुजारे और उसका बच्चा भी वहीं पर पैदा हो। लेकिन मेरी माँ इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का रिवाज था कि बहू पहला बच्चा ससुराल में ही पैदा करे, मायके में नहीं। अब इस बात को लेकर हमारे घर में थोड़ी बहुत कहासुनी होने लगी, क्योंकि वो हर हाल मायके में रहना चाहती थी और मेरी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बात पर मैं बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसा भी क्या बेकरारी है कि हर सूरत में तुम जाना ही चाहती हो, तुम्हें किसी और की बातों का ख्याल नहीं है। अगर भाई भाभी को मिलना ही है तो वह लोग खुद आ सकते हैं। लेकिन भाई और भाभी से मिलने का एक बहाना था, और यह बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके मायके जाने नहीं दूंगा, चाहे ये जितनी बेकरारी दिखाए। अगर इसका आशिक भी इसके लिए इतना ही बेकरार होगा तो हमारे घर ज़रूर आएगा। मैं उसको रंगे हाथों से पकड़ना चाहता था। हम सब जिद करके और अपनी भाभी के समझाने पर वो रुक गई, लेकिन बहुत परेशान रहती, जैसे कुछ खो गया हो। हम बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछते, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। और कुछ दिन बाद हमारे घर एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई। मेरे माँ बाप उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। उसकी सूरत ही ऐसी थी कि जो भी उसको देखता उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन मैं अपने दिल के सका क्या करता, मुझे नहीं लगता था कि ये बेटी मेरी है। हमारे घर 7वें दिन बच्चे का बाल उतरवा दिया जाता था, इसलिए रस्म के मुताबिक 7वें दिन जब बच्चे का बाल उतरा तो उसके कुछ बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने चला गया। अब मुझे बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। उस बच्ची की खूबसूरती और मासूमियत मुझे अपनी ओर खींचती, लेकिन मैं चाहकर भी उसे अपना नहीं पाता और इसीलिए मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता। सबको यही कहता कि इतनी छोटी बच्ची है, उठाते हुए मुझे बहुत डर लगता है। और यह एक नॉर्मल बात है, कुछ लोग छोटे बच्चों को उठा नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। जब बच्ची 1 महीने की हुई तो रोशनी कहने लगी, अब मुझे अपने मायके जाकर रहना है। इसके भैया भाभी भी इसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम रोशनी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत मिन्नतें की, इसलिए मेरी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब रोशनी को पता चला कि उसे मायके जाने की इजाज़त मिल गई है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो ये अपने मायके उस आशिक से मिलने जा रही है। ये सुकून मुझे जीने नहीं दे रहा था, इसलिए उसके जाने के तीसरे दिन ही मैं अपनी बेटी से मिलने के बहाने उसके मायके चला गया। काफ़ी देर में वहाँ पर बैठा रहा, लेकिन उसके किसी भी अंदाज से कुछ ऐसा वैसा मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पहले उसके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, पर अब उन लोगों ने एक और आदमी रख लिया था। मैंने पूछा कि आप लोगों ने एक और नौकर क्यों रख लिया है, तो उसके भाई ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अब ये माँ बेटियाँ आई हैं तो काम बढ़ गया है, इसलिए हमें 2-2 नौकर रखने पड़े। मुझे अच्छे से पता था कि उसके भाई के आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक वक्त में 2 नौकर रख सकें, तो फिर उन्होंने 2-2 नौकर क्यों रख लिया। लेकिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ था, वो बच्ची मेरी ही थी। इस बात से मुझे तसल्ली मिल गई, लेकिन एक परेशानी की बात यह थी कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और सबूत के बगैर मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था कि उसने मेरे माँ बाप की सेवा करके उन्हें अपना बना लिया था। अगर गलती से भी मैं उसे डांट देता तो मेरे माँ बाप मुझे ही गलत ठहराते, और अब उन्हें पता चलेगा कि मैं उस पर इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं मजबूर था और इसी सोच में था कि ऐसी कौन सी सबूत मेरे हाथ लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बच्ची मेरी थी, इसलिए मैं अपनी बच्ची से मिलने ज़्यादा जाया करता था। लेकिन हैरत की बात तो यह थी
कि जब मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, उसके घर में जो मर्द नौकर था अब मुझे नहीं दिखता। मैंने इस बारे में जब अपने साले से पूछा तो उसने कहा कि वो नौकर बहुत कमज़ोर था, कोई भी काम ढंग से नहीं करता, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। और वैसे भी अब मेरी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर है, अब वो घर के काम कर सकती है, इसलिए अब एक ही नौकर में हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुझे चैन नहीं मिला। मुझे लगता था कि वो नौकर ही मेरी पत्नी का आशिक था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अभी तक अपनी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। अपने मायके रहने के कुछ दिन बाद रोशनी हमारे घर आ गई। उसका रूटीन वही था, वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती और किसी को भी शिकायत का एक मौका नहीं देती। मेरी और मेरी बेटी की ज़रूरतों का ख्याल करती, लेकिन हर हफ्ते भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अभी भी जारी था। आखिर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। एक दिन मैं उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं गया तो उसकी भाभी घर पर थी। मैंने उससे रोशनी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे के तासुरात उड़ गए और वो परेशान हो गई और बात इधर उधर करने लगी जैसे कुछ छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे उसी कमरे से अपनी पत्नी रोशनी की आवाज़ सुनाई दी, जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैं उसे उस हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोकते हुए कहा कि आप इधर आइए, वो अपनी बेटी से बात कर रही हैं। लेकिन मेरी बेटी मुझे उस कमरे में एक तरफ सोई हुई नजर आई। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में तो वही बातें चल रही थी, लेकिन इस बार मैं जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी एक बेड के पास लगकर बैठी थी और बेड पर 20-22 साल का एक नौजवान लड़का हुआ था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर रोशनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने रोशनी से पूछा, ये कौन है? तो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कि वह कुछ बताना नहीं चाहती हो। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखता ही जा रहा था। तभी वह उसकी भाभी आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप इस रात से वाकिफ़ हो गए हैं तो बैठिए, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वो लड़का जिसको आपने कमरे में देखा है वो हमारा छोटा भाई है। वह बचपन से ही अपाहिज है, वह चल फिर नहीं सकता। दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा छोटा है, इसलिए वह घर के कुछ ही लोगों को पहचान सकता है। अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास जाए तो वह शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ, लेकिन सुबह शाम उसका पैम्पर चेंज कर लेता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत ख्याल करती हैं, उसे वक्त से खिलाती पिलाती हैं, लेकिन कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी और माँ की उठाई थी। उसके बाद मेरी बहन रोशनी ने उठाई थी। वह काफ़ी बड़ा है, मैं उसे एक बाजू से उठा नहीं सकता। कपड़े बदलना मेरे लिए नामुमकिन है और हमारी बहन रोशनी ही उसके कपड़े बदलती है, इसलिए हम लोगों के लाख मना करने पर भी रोशनी हर हफ्ते यहाँ पर आती है ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यही करती है। जब रोशनी प्रेग्नेंट थी उस वक्त इसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने इसे यहाँ पर आने से मना कर दिया था। तो उस वक्त मजबूरन हमने एक मेल नौकर को रख लिया था, लेकिन वो दिन में हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। वो नौकर हमारे भाई को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो एक बहन का दिल इतना बड़ा है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले यह कोई अच्छी बात नहीं है और मैं एक हाथ से अपाहिज ही हूँ। उन लोगों की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को यह बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी। मैं उसे यहाँ पर आने से रोकता नहीं बल्कि उसकी मदद कर देता। उन लोगों ने कहा, जब हमने यह बात आप लोगों से शुरू से ही छुपाई थी तो शादी होने के तुरंत बाद अगर आपको बताते
तो आप लोग क्या सोचते, इसलिए हमने सोचा कि जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे, तब हम यह बात आप लोगों को बताते हैं। मेरी पत्नी से कहा, मैंने कई दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था, जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने रोशनी से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वह लोग भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए। यह सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।